हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि किसी भी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। ओके, यानी इस फार्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास पर। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक आपतित किरण AB है जो कि दर्पण की B पॉइंट से टकरा रही, B बिंदु से टकरा रही है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये इसके फोकस से होकर जाती है। आपको यहाँ पर दिखाया गया कि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो AB होगी, ध्यान दीजिएगा, जो AB होगी प्रकाश किरण वह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यानी कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण से टकराती हैं तो वह उसके मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये दर्पण का प्रथम नियम होता है परावर्तन से। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में कि AB आपतित किरण है और BF जो है वो परावर्तित किरण है। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि बिंदु C से B पर अभिलंब खींच दिया। यानी अभिलंब की परिभाषा क्या है किसी गोली दर्पण के लिए, कि गोली दर्पण के आपतन बिंदु पर को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपका क्या होती है, अभिलंब होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण I है यहाँ पर, यानी जिसको आप आपतन कोण बोलते हैं। इसके साथ साथ परावर्तित किरण B और अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जो कि यहाँ पर R है। यहाँ पर देखेंगे आपको परावर्तन के नियम में ही बताया गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि चित्र में एंगल I जो होगा वो एंगल R के बराबर होगा। कह सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप रूल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल I है क्या, ABC, एंगल ABC को ही तो हमने I लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो ABC है वह बराबर है एंगल R। एंगल R क्या है, यहाँ पर देखेंगे चित्र में CBF, यही तो एंगल R है। यानी एंगल CBF यही आपका क्या है, एंगल R है। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं CBF। यह क्यों बराबर है, परावर्तन के नियम द्वारा। ओके, यानी परावर्तन का नियम कहता है इसलिए ये बराबर है। यानी ये क्यों बराबर है, परावर्तन के नियम से। ओके, यानी परावर्तन के नियम से ये बराबर हो गए एंगल। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे चित्र में एक चीज और देख लेंगे आप कि जो एंगल ABC है वो एंगल आपके BCF के भी बराबर होगा। ठीक है, क्यों BCF के बराबर क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर, हम पहले ही बोले थे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है ना, तो इनके एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि एंगल ABC जो है, यानी जो एंगल ABC है वो BCF के बराबर होगा। यानी एंगल BCF के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है ये। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, ABC यहां पर भी है, ABC यहां पर भी है। यानी किसी भी चीज का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपका क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहां से आपको दिख रहा है कि एंगल CBF, यानी यहां पर क्या निकला आपके पास, एंगल CBF जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCF के। ओके, आप इन दोनों एंगल्स का आपस में तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद आपको मिल जाएगा जो CBF है वो BCF के बराबर होगा। इस प्रकार देखेंगे त्रिभुज एक यहां पर बना BCF। ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा आपका कौन सा, त्रिभुज BCF में, कर सकते हैं त्रिभुज BCF में। BCF में आप ध्यान दीजिएगा, BCF में यहां पर देखिए दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, दोनों एंगल्स बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं एक दूसरे के। और वो कौन सी भुजाएं होती हैं, संगत जो समान कोण है उन कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी बराबर होगी। कहने का मतलब यहाँ पर दो बराबर कोण कौन कौन से हैं, एंगल C यहाँ पर है, ये बराबर है किसके, एंगल R के। C वाले के सामने भुजा कौन सी है, देखिए ये दोनों भुजाएं इससे लगी हुई, इसलिए ये सामने की भुजा नहीं होगी या विपरीत भुजा नहीं होगी। इसके सामने ये भुजा देख रही है, ये भुजा कौन सी है, BF है। ठीक है, यानी कौन सी भुजा है, BF है। यह बराबर होगी किसके, दूसरा वाला एंगल इसमें कौन सा सेम है, R वाला। R के ठीक सामने भुजा कौन सी है, CF है। यानी जो BF है वो CF के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। यानी कि यहां पर देख लेंगे आप, जो ये इसके सामने एक भुजा ये है, ये बराबर होगी किसके, जो इसके सामने ये है, ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर आगे बढ़ेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है,
द्वारक छोटा होने का मतलब ये जो पूरा भाग दिख रहा है ये बहुत छोटा हो। जब छोटा होगा तो देखिए बी पॉइंट जो पॉइंट बी है वह पी के बहुत नजदीक आ जाएगा, ठीक है, यानी जो पॉइंट बी है वो पी के बहुत नजदीक आएगा। जब बहुत नजदीक आ जाएगा तो होगा क्या कि ये जो बी है और पी है इनके बीच की दूरियां लगभग लगभग समान हो जाएगी। किस बिंदु से? बिंदु एफ से। यानी यदि आप लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो जब बहुत छोटा होगा तो जो बिंदु बी है वह पी के बहुत निकट होगा। निकट होगा तो क्या होगा इससे कि जो एफ बी यानी बी एफ है, यानी जो बी एफ है वो लगभग बराबर होगा किसके? एफ पी के। यानी जो ये देखिए एफ बी है, बी अगर इसके नजदीक आ जाएगा तो बी एफ और एफ पी दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो यानी लगभग बराबर, यानी कि हम मान लेंगे कि ये बराबर है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए बी एफ बराबर सी एफ है और बी एफ बराबर एफ पी भी है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ पी रख सकते हैं। सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एफ पी रख सकते हैं, यहां से तुलना करने के बाद। अब यहां पर हम एक बार पुनः चित्र पर अपने चलते हैं, ठीक है। हमारे चित्र में देख लीजिए, यानी हम लिख देते हैं यहां पर कि चित्र में क्या कह रहा है। देखिए यहां पर जो सीपी पॉइंट है, सीपी बिंदु जो है, सीपी दो बिंदुओं से मिलकर बना हो, दो रेखाखंडों से मिलकर बना। किससे किससे? सी एफ से और एफ पी से। अगर हम सी एफ और एफ पी को जोड़ दे तो हमको सीपी मिल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि सीपी इज इक्वल टू क्या है? सी एफ प्लस एफ पी। यानी जो सीपी है वह किसके बराबर होगा? सीएफ को और एफपी को हम ऐड कर दें तो वह उसके बराबर होगा। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या दिख रहा है कि सीएफ की जगह आप एफपी रख सकते हैं। यानी सीएफ जो है एफपी के बराबर है, यानी सीएफ की जगह हम क्या रख सकते हैं? एफपी रख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सीपी इज इक्वल टू एफपी प्लस एफपी, ठीक है। यानी जो आपका सीपी है वो एफपी के बराबर है। तो यहां पर देख लीजिए सीपी बराबर हम रख सकते हैं 2fp, ठीक है। 2fp सीपी का मान जो होगा वो 2fp के बराबर होगा। अब यहां से देख लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। सीपी का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या हमारी है। यानी सीपी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? आर रख सकते हैं। सीपी की जगह हम क्या रख सकते हैं? आर इज इक्वल टू 2 है, 2 लगा दीजिए। एफपी की जगह हम क्या रख सकते हैं? वही पीएफ या एफपी दोनों एक ही चीजें हैं। एफपी की जगह हम क्या रख सकते हैं? एफ रख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं? एफ। अगर r इज इक्वल टू 2f तो f की वैल्यू यहां से जब निकालेंगे हम तो f इज इक्वल टू 2 यहां पर आ जाएगा तो वह भाग हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। यानी कहने का मतलब जो फोकस दूरी होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, चीजें सही तरीके से समझ में आई होंगी।